वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस और बीईओ की डे वाइज सीरीज में। ठीक है, ये पीसीएस और बीईओ के लिए डे वाइज सीरीज है और डे वाइज सीरीज में आज का जो हम टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे वो है डीपीएसपी। ठीक है, वो टॉपिक है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिन्हें हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसको पहले हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, प्लस पढ़ने के साथ हम जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे जो पीसीएस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये हमारे पढ़ने का तरीका होता है। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पीसीएस और स्पेशली बीईओ के लिए टारगेटेड क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल फ्री हैं। हाँ, ये आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे पेड ग्रुप में आना पड़ेगा। बाकी अगर आप केवल क्लास लेना चाहते हैं, आप नोट्स खुद बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चैनल फ्री था, फ्री है, फ्री रहेगा, एसईएस का आपसे ये वादा है। चलिए जल्दी शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है। तो ये है भैया भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, भाग 3 में क्या था? भाग 3 में था फंडामेंटल राइट, भाग 4 में है डीपीएसपी। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कहाँ से लिए गए हैं भैया। तो इनको हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड ने इनको कहाँ से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड ने इनको स्पेन से लिया था। मतलब हमने लिया है आयरलैंड से और आयरलैंड ने लिया है स्पेन से। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए, बीआर अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। विशेषता वाला मूल अधिकारों के साथ डीपीएसपी संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 37 निर्देशक कार्यों के बारे में अवगत कराता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यानी डीपीएसपी का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। हमारा डीपीएसपी का टारगेट क्या है? तो हमारा डीपीएसपी का टारगेट है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट यानी जो लोक कल्याण राज्य की अवधारणा है उसको स्थापित करना उद्देश्य है डीपीएसपी का। आपको डीपीएसपी के बारे में कुछ चीज़ें बेसिक याद रखनी है। जैसे डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा इन्फोर्समेंट इनका नहीं करवाया जा सकता, ध्यान रखना। यानी डीपीएसपी जो है ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है। यानी इनको कोर्ट नहीं ले जा सकते आप। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया तो फिर उसको आप कोर्ट ले जा सकते हो और कोर्ट उसकी प्रॉपर जांच करेगा, और अगर कोर्ट को लगेगा कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो कोर्ट उस पर कार्रवाई भी करेगा। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति किसी डीपीएसपी का पालन नहीं कर रहा तो ऐसे में उस व्यक्ति को कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता, या किसी सरकार को आप इस आधार पर कोर्ट नहीं ले जाओगे कि वह डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक, आगे देखो। और देखो डीपीएसपी का मतलब ये हुआ कि ये वो चीज़ें हैं जो भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं, इसलिए कि राज्यों को कहा गया है कि जब भी आप कोई कानून बनाओ तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाओ। यानी राज्यों से कहा गया है कि जब भी आप कोई कानून बनाइए तो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाइए। अब ये भी है चूंकि राज्यों को अधिकार है कि वह एक तरीके का ये कर्तव्य है, तो राज्यों की इच्छा है कि चाहे तो डीपीएसपी को फॉलो कर लें और चाहे तो फॉलो ना करें। जैसे हम आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। लेकिन कर्तव्य है भाई, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो नहीं मानो। ठीक है, हाँ। अब देखो हमने 1937 के आयरलैंड के संविधान से इनको ग्रहण किया है। आयरलैंड के संविधान के अनुसार इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। यानी जे ऑस्टिन ने जो है डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट है इन दोनों को ही संविधान की मूल आत्मा कहकर पुकारा है। डीपीएसपी की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी इनको कोर्ट नहीं ले जा सकते, यानी इनके हनन होने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया।
अतः सरकार इन्हें लागू कराने के लिए या लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार की इच्छा होगी तो लागू करेगी, नहीं इच्छा होगी तो लागू नहीं करेगी, सीधी सी बात है। ठीक है। यद्यपि डीपीएसपी की प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निदेशक तत्वों को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। ठीक है। यानी वैसे तो डीपीएसपी कोर्ट द्वारा लागू नहीं होंगे, लेकिन अभी कोई जानबूझ के कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो डीपीएसपी को कैंसिल कर रहा हो तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट उस पर कार्यवाही कर सकता है। राज्य का डीपीएसपी इस मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व नामक इस उक्ति से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्यों को इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जिम्मेदारी है राज्य की कि जब भी कोई कानून बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाए। यह संवैधानिक निर्देश या विधायिका कार्यपालिका प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं जिनका पालन राज्य को करना चाहिए। अब इच्छा है करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। डीपीएसपी भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में निदेशक तत्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नर द्वारा जारी किए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखना। 44वें संविधान संशोधन 1978 एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह अपनी आय प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। आर्टिकल नंबर 38। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बनाया गया और राज्यों से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ठीक है। यानी 21A जो है जिसे 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया, उसमें यह व्यवस्था करी गई कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को फंडामेंटल राइट है ये उनको शिक्षा दिलवाए, प्लस राज्य की ये भी जिम्मेदारी है कि वह एक डीपीएसपी की तरह इसका पालन करे कि वह बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगा। सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक तत्व सिद्धांत जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। ठीक है। जे ऑस्टिन का कहना है कि डीपीएसपी का लक्ष्य सामाजिक क्रांति आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। संविधान के सलाहकार सर BN राव ने निदेशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता तथा शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। ये स्टेटमेंट है, याद रखना है आपको। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। अब ये तो हमने इनका बैकग्राउंड पढ़ा, अब हम डायरेक्टली पढ़ते हैं इनका जो वर्गीकरण है, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो। तो इनको 2-3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाजवादी सिद्धांत, फिर हम पढ़ेंगे गांधीवादी सिद्धांत और फिर हम देखेंगे उदार बौद्धिक सिद्धांत। इस तरीके से 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है डीपीएसपी को, ध्यान रखना। तो डीपीएसपी को 3 हिस्सों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे समाजवादी सिद्धांत, यानी डीपीएसपी में वो आर्टिकल जिनसे समाजवाद का हमें जानकारी मिलती है या जो समाजवाद के सिद्धांत पर टिके हुए हैं, पहले उनको देखेंगे, फिर गांधीवाद को देखेंगे और फिर उदार समाजवाद की बात करेंगे। देखो जरा आर्टिकल 38 देखिए, सब इंपॉर्टेंट है ये। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में समानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी राज्य जो है अवसरों की समानता देगा, जो असमानता है उसको कम करेगा और जो भी सुरक्षित और संरक्षित वर्ग हैं उनके कल्याण को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 38 में। 39 में क्या है? राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा, जैसे
सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा, बिल्कुल सही बात है। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण पर सामान्य जन की भलाई के लिए इनको व्यवस्थित करेगा, ठीक बात है। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकेगा, ऐसा नहीं है कि धन कुछ ही लोगों के पास चला जाए, उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के पास चला जाए, बाकी दुनिया भीख मांग रही है, ऐसा नहीं करना है, सबको बराबर रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। समान कार्य के लिए समान वेतन, एक जैसा काम अगर 4 लोग कर रहे हैं तो वेतन भी बराबर होगा। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बालाश्रम से संरक्षण, बालाश्रम का मतलब हो गया बेगारी, बच्चों को बेगारी से बचाना भी सरकार का एक कर्तव्य है, ध्यान रखना, ठीक है। तथा बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करना, ये सब जो है आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है, ठीक। आगे देखो आगे है 39A। 39A है समान न्याय तथा गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त, हाँ, समान न्याय तथा गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना, ये राज्य का एक कर्तव्य है और राज्य इसका पालन भी करता है, बिल्कुल करता है। अभी मान लो आप कहीं सड़क पे पड़े हुए हो, भगवान न करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ये नहीं कहती है कि पहले मेरी गाड़ी में 100 रुपये के पेट्रोल के पैसे दो तब हम आएंगे गाड़ी लेके, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, पुलिस आएगी आपको, चाहे आपने कहीं से भी फ़ोन किया हो। अगर आप उस रेडियस में हैं जहाँ पर पुलिस कार्रवाई करती है तो आपको तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। या फिर मान लो आप पर कोई कानूनी हमला हो जाए तो आप जब मामला आपका कोर्ट में जाएगा तो आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पर हमला हुआ है तो आपको सरकारी वकील मिलेगा, निःशुल्क विधिक सहायता है, उसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना। तो ये हमारे यहाँ चलता है। आर्टिकल 41 देखिए, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने तथा सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। अगर आप बेरोजगार हैं, बूढ़े हैं, गरीब हैं, विकलांग हैं तो सरकार आपको सहायता देती है, बिल्कुल देती है। वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, 500 से बढ़ाकर 1000 नहीं कर दी अभी बजट में, यूपी बजट में, अभी हमने इसको देखा था। आप विकलांग हैं तो उसके लिए आपको विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ठीक है। बीमार है तो सरकार, जैसे मान लो एक बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस, तो अगर आपको टीबी हो जाए तो सरकार हर महीने 500 रुपये देती है जूस पीने के, चलो जूस पियो, बढ़िया स्वस्थ रहो, तो सरकार ऐसा करती है। आगे देखें 42, काम की न्याय संगतता तथा मानवोचित दशाओं में राज्य काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। भाई अगर कहीं पर कोई काम चल रहा है तो उसमें जो काम करने की जो स्थितियां होंगी वो मानवोचित होंगी। ऐसा नहीं है कि भीषण गर्मी में या भीषण ठंड में आप किसी से काम करवा रहे हैं राज्य में, ठीक है, और कुछ बढ़िया सैलरी भी नहीं दे रहे, तो फिर ये तो चीज़ गलत है। या जो काम करने के लिए बेसिक सुविधाएं हैं, भैया आप कहीं काम करो वहाँ पे टॉयलेट ही नहीं है, बहुत गंदगी में आपसे काम करवाया जा रहा है, तो ये सब नहीं होगा। दूसरा, प्रसूति सहायता उपबंध, अगर आप महिला हैं और प्रेग्नेंट हैं तो फिर आपको प्रसूति सहायता यानी गर्भवती महिलाओं को जो सहायता मिलती है वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे आपको अगर आप फ़ोन करते हैं तो आपको सरकारी एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुँचाएगी, सरकारी अस्पताल में आपका बच्चा होगा, बिल्कुल फ्री होगा, कोई उसको पैसा वैसा नहीं देना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक। 43 देखिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर राज्य उपलब्ध करवाएगा, बिल्कुल करवाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 43A देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो ट्रेड यूनियन वगैरह को सरकार सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप संगठन बना सकते हैं। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें मजदूर वर्ग का भी कोई आदमी जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जो कंपनी की नीतियां बनाने वाले लोग हैं, उनको उनसे सलाह लेनी पड़ती है कि भाई आप लोगों की कोई बात हो तो आप बताओ। 47 देखिए, पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। ये है क्या? ये है हमारे समाजवादी सिद्धांत के हम पोषाहार यानी लोगों के पोषण का हम लोग ध्यान रखेंगे तो सरकार दे नहीं रही है 5 किलो अनाज प्रति यूनिट, दे रही नहीं दे रही है। और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? इसके लिए सरकार मादक पेय पदार्थों पर रोक भी लगा सकती है अगर चाहे तो। अब हम देखेंगे आगे गांधीवादी सिद्धांतों की बात करें तो अनुच्छेद 40 देखते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इतनी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि विश्वास मानिए, इसको आप रट्टा मान लो यार, पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 40। इसके अलावा उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। ये गांधी जी का सिद्धांत था कि अगर आपको देश को विकसित करना है, आपको भारत को विकसित करना है तो गांव को विकसित करना पड़ेगा। सर्वोदय की एक प्रकार से ग्रामीण सर्वोदय का विचार था ये।
अब गांव को आप कैसे विकसित करोगे? अब गांव में पुलिया बननी है तो आदमी भागा भागा जा रहा है विधायक जी के पास, सांसद जी के पास। सांसद जी अपने आप में ही व्यस्त हैं, वो आपकी बात ही नहीं सुन पा रहे, तो गांव का विकास कैसे होगा? और गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने दे दिया उन्हें स्थानीय सुशासन यानी पंचायती राज दे दिया, ग्राम पंचायत बना दी। गांव इस तरह की समस्या को व्यक्ति खुद से ही सुलझाए, किसी दूसरे व्यक्ति की उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का जो है सरकार प्रयास करेगी और करती भी है, ग्राम पंचायत भी इस दिशा में काम करती है। 43B देखिए, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को सरकार बढ़ावा देती है और देना भी चाहिए। 46 देखिए, राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी, तो देती नहीं है। ST ST को जो है आरक्षण देती है सरकार। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो स्पेशल SC ST के बच्चों के लिए होती हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत किया जाता है। 47 देखिए, राज्य क्या करेगा, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नशीले पेय पदार्थों पर और इनके सेवन पर रोक लगाएगा, है ना। तो राज्य की इच्छा है कि अगर वह चाहता है कि वह अपने राज्य में लोगों का जीवन स्तर बढ़िया करना चाहता है और चाहता है लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, तो इसके लिए स्टेट क्या करेगा, इसके लिए स्टेट नशीले पेय पदार्थों पर, दारू शराब पर बैन लगा देगा। अब देखो, ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं DPSP, और DPSP को लागू करना या ना करना राज्य की इच्छा है। तो आर्टिकल 47 तो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, हम नशीले पेय पदार्थों पर बैन लगाएंगे, लेकिन इन पर बैन लगाना या ना लगाना राज्य की इच्छा है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस पर बैन लगा रखा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो गुजरात पर दारू बैन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें बिहार में दारू बैन है, यहाँ पर आपका दारू नहीं मिलेगी आपको। लेकिन आप यूपी देखो, यूपी में धनाधन दारू मिलेगी। कोविड के बाद जब कोविड के बाद लोगों को बाहर निकलने का अवसर मिला तो यूपी सरकार ने सबसे पहले क्या खोला, ठेका खोला शराब का, क्योंकि लोगों को पता था लोग बेचारे बहुत बहराए बैठे हैं, तो शराब के लिए हमने खोला और धनाधन शराब बेची। क्योंकि हमको पता है कि हम बैन भी कर लेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। अब जैसे बिहार में दारू बैन है तो इसका मतलब ये है क्या कि बिहार में लोग दारू नहीं पी रहे, खूब पी रहे हैं, दबा के पी रहे हैं। जिनको दारू पीने का मन होता है वो यूपी आगे पी लेते हैं, या अपने यहाँ पीने का मन है तो स्मगलिंग हो जाती है दारू की, भाई काला बाजारी हो जाती है। क्या दिक्कत है इसमें? लोग चोरी चोरी पीते हैं, नकली बना करके पीते हैं, बाद में उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो सरकार ये बात जानती है कि हम दारू को नहीं रोक पाएंगे, और जब दारू को नहीं रोक पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ही तुम्हें पिलाएगी, उस पर वैट लेगी, तुमसे पैसा कमाएगी और तुम्हें बढ़िया दारू पीने को देगी। क्योंकि तुम मानोगे तो है नहीं, पीनी तुम्हें है ही, तो पीनी है तो सरकार को टैक्स दो, सीधी बात है, और खूब पियो जियो और मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से है। अब दो राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बैन लगा रखा है, यूपी और जैसे बिहार और गुजरात ने बैन लगा रखा है शराब पे, लेकिन यूपी में कोई बैन नहीं है। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा की तो पूरी इकोनॉमी जो है इसी के आसपास घूम रही है भाई, घूम रही है, वहाँ तो लोग दारू पीने ही जाते हैं। एक लक्ष्य यही होता है गोवा जाने का भाई। आप किसी युवा से पूछे आप गोवा क्यों जाना चाहते हैं तो वो दो ही तीन चीज़ें बताएगा कि वहाँ पे सुंदर सुंदर महिलाएं उसको मिलेंगी बिकनी पहने हुए समुद्र के किनारे, और खूब सस्ती बियर दारू पीने को मिलेगी। बस यही तो जाने का उद्देश्य है। अगर वो गोवा दारू बंद कर दे तो वहाँ कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा फिर भाई। तो बस ऐसे ही है। तो एक स्टेट ने इसको बैन कर रखा है लेकिन दूसरे स्टेट बैन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई जाकर के सुप्रीम कोर्ट चला जाए और गोवा पर एक्शन ले कि अरे भाई ये तो DPSP का पालन नहीं कर रहे हैं, यूपी DPSP का पालन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इच्छा है, पालन करना चाहो करो, ना करना चाहो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 48 देखिए, गाय बछड़ा अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक तथा उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका अवैध कत्ल ना हो। तो जैसे मुझे याद है जब 2017 में बीजेपी सरकार पहली बार बनी बाबा जी की, तो बाबा जी ने पहली बार सरकार बनने के बाद पहला आदेश यही जारी किया कि अवैध बूचड़खाने बंद करे जाएंगे। बूचड़खाने मतलब जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, कट्टी घर, कसाई घर जो अवैध है उनको सबको बैन कर दिया सरकार ने। तो ये सरकार की इच्छा है कि वह क्या करना चाहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर बौद्धिक सिद्धांत देखिए, अनुच्छेद 44, भारत राज्य क्षेत्र के नागरिकों में एक समान नागरिक संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको हम बोलते हैं UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने इसको लागू कर दिया है अपने यहाँ पे। ठीक है, बहुत जल्दी जो आप देखेंगे असम में भी जो है ये बनने जा रहा है। और UCC का मतलब होता है एक समान कानून। जैसे अभी भारत में क्या है, जो क्रिमिनल कानून है वो तो एक समान है, बट जो सिविल कानून है उनमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे शादी है, तलाक है, बच्चों को गोद लेना है, तो इसके लिए हिंदुओं के अधिकार अलग हैं, मुसलमानों के अधिकार अलग हैं। ठीक है,
क्योंकि उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, है ना। शादी को लेकर के आप देख लो, मुसलमान 3 शादियां कर सकता है, हिंदू एक ही शादी करेगा बेचारा गरीब, है ना। तो कहने का अर्थ है कि अलग अलग चीज़ों को लेकर के अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन चूंकि जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। इसीलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44। बहुत जल्दी आपको ये अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा, जैसे आपको उत्तराखंड में हो गया है, असम में देखने को मिलेगा, और मैं तो चाहूँगा कि बाबा जी भी इसे अपने यहाँ पर लागू करें यूपी में, ठीक है। चलो आगे देखो, आर्टिकल 45, सभी बच्चों को 6 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करना। अब जैसे अगर आप 6 से 14 वर्ष तक के हो तो आपका फंडामेंटल राइट है भाई शिक्षा का, आपको शिक्षा मिलेगी। लेकिन आप 6 साल से भी छोटे हो, मान लो 5 साल से हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके लिए काम करता है आर्टिकल नंबर 45, है ना। जैसे छोटे बच्चों के लिए जो पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को भेजते हैं प्ले स्कूल, देखा है आपने, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बस बच्चों को बैठना सिखाया जाता है। वैसे ही सरकारी प्ले स्कूल जो होते हैं उन्हें कहा जाता है आंगनवाड़ी, और आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट यही आर्टिकल 45 से ही आया, ध्यान रखना। 48 देखिए, कृषि पशुपालन का आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिक आधार पर संगठन करना, बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। 48 है काफी महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, याद करना भैया इसको, इंपॉर्टेंट है ये 48 है। 49 देख लिए, राज्य की कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक की सुरक्षा और संरक्षा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इसको करती भी है। ऐसी इमारतें जो राष्ट्रीय महत्व की हैं उन्हें ASI अपने अधीन ले लेती है और वो इमारतें सुरक्षित हो जाती हैं, ठीक है, सरकार ऐसा करती है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 50, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, न्यायपालिका और एक तरफ कार्यपालिका। कार्यपालिका न्यायपालिका क्या होती है जान लो। कार्यपालिका में वो लोग आते हैं जो कानूनों को लागू करवाते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सब कार्यपालिका का हिस्सा है। न्यायपालिका में कौन आते हैं, जज साहब। तो कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई राज्य का मंत्री, विधायक, सांसद, ये कभी भी न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। क्योंकि अगर ये लोग प्रधानमंत्री जो है मतलब अगर प्रधानमंत्री टांग अड़ाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के काम में, तो क्या कभी न्याय मिल पाएगा, कभी न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए भारतीय संविधान ने प्रॉपर आर्टिकल 50 के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया है, ठीक है। और लास्ट और देख लो इसमें आर्टिकल 51, ये है भारत की विदेश नीति। ध्यान रखना, पेपर में खूब पूछा था विदेश नीति का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आप आंसर करोगे 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ावा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता करने के लिए प्रोत्साहन देना, यानी ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी। आर्टिकल 51 हमारी विदेश नीति किस तरीके से होगी, इसके बारे में जानकारी देता है हमें आर्टिकल 51। इसी के साथ ये टॉपिक हो गया हमारा समाप्त। अब हम लगाएंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत से लोगों की शिकायत है यार कि हमें दिखता नहीं है यार, तो थोड़ा क्वालिटी को देखिए इंप्रूव कर लीजिए। क्वालिटी को मतलब इंप्रूव करने से मतलब है कि यूट्यूब पर जो क्वालिटी वाला बटन आता है उसको बढ़ा लो यार, ठीक है। 48 में मतलब 4800 में देखा करो इसको, ठीक है, या फिर अगर पॉसिबल हो तो 720 में देखा करो, फिर तो मौज ही आ जाएगी, ठीक। हाँ, थोड़ा डाटा जरूर खर्च होगा लेकिन आपको बढ़िया लगेगा, और आप बिल्कुल ही इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर आप इस PDF को बाई कर लीजिए, पेड ग्रुप में आकर के ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो भी मिले हैं वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो जरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होगा, ये तो इसका, ठीक है। मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो इसको देख लो ये, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली ये आपका जो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, लेकिन चलिए देख लीजिए इसको। समान कार्य के लिए समान वेतन हमारा DPSP है, तो आर्टिकल नंबर 14, 15 और 16 को अगर आप मिला करके पढ़ोगे तो आपको समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार की शक्ति का आभास होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, इसको पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा? ठीक है, अब ये मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारे एक DPSP भी है, तो इसीलिए मैंने इसको रखा है। फिलहाल इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर है 350A, आर्टिकल 350A। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आगे देख लो। इनमें से कौन सा DPSP नहीं है, ये पूछ रहा है, इनमें से कौन सा DPSP नहीं है? तो मद्य निषेध तो DPSP है, काम का अधिकार भी DPSP है, समान कार्य के लिए समान वेतन DPSP है, बट सूचना का अधिकार कोई DPSP नहीं है। ठीक है, ये कोई आपका नीति निर्देशक तत्व नहीं है। DPSP कब आया है, ध्यान रखना, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया है, RTI, ये आया है 2005 में। चलिए एक सवाल और देख लो, फिर से खत्म करते हैं। ठीक है, एक तरफ है सूची फर्स्ट, एक तरफ है सूची सेकंड, चूंकि इसमें DPSP शामिल था इस वजह से मैंने इसको यहाँ ऐड किया है। देख लो, आर्टिकल नंबर 14 क्या है भैया? आर्टिकल नंबर 14 है समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 368 क्या है? ये है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 36 क्या है? DPSP। और आर्टिकल नंबर 74 है मंत्री परिषद, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो इसी तरीके के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जल्दी ही मैं इसके सवालों की संख्या बढ़ा दूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनकी संख्या बढ़ा दूंगा, जिससे आपको प्रॉपर होलसेल आइडिया मिलने लगे एग्जाम का। तो कल से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।